प्रदीप सर, अब आते हैं उस बात पर जिस पर आपने फोकस दिया था, और अफोर्डेबल हाउसिंग या मिडिल इनकम ग्रुप हाउसिंग, ऐसी चीज जहां पर बहुत सारी डिमांड है। आपने भी कहा बहुत लोगों को घर चाहिए, इतने चाहिए कि शायद आप सब बनाए मिलके तो कम पड़ जाएंगे। वहां पे कौन सी अड़चन है, कौन सी दिक्कत है? अभी तो हमने देखा कि पिछले 3-4 साल का साइकिल ये चला जहां प्रीमियम हाउसिंग की डिमांड थी, वो बने भी, बिके भी, मिडिल क्लास के लिए भी घर बन रहे थे, लेकिन बड़े पैमाने पे बने, सबका फोकस हो, इंसेंटिवाइज हो, खरीदार के हिसाब से भी, डेवलपर के हिसाब से भी। तो वो प्रमुख मांगे क्या होंगी जो आपको लगता है कि यहां होनी चाहिए? अगर ये 2-4 चीजें बजट में आए तो इसको एक अच्छा पुश मिल सकता है। तो विपिन जी, जो बात अभी गुलाम जिया ने कही या शेखर जी ने, मैं दोनों बातों को मिक्स करता हूं तो वो काफी बड़ा एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर लैंड रिफॉर्म करने से काफी बड़ा ऐसा लैंड ब्लॉक है जो अनलॉक होता है। दूसरा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर स्टेटस मिलता है, जो कैपिटल कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज होती है, उसके ऊपर काफी ड्रास्टिकली चेंज आता है। आप ये देखिए, एज ए डेवलपर अगर आज मुझे कोई भी कैपिटल एक्सेस करना है तो मुझे कोई भी फंडिंग लैंड्स के ऊपर अवेलेबल नहीं है। इवन दो आज की एज पर आरबीआई नॉर्म्स जो एनबीएफसी पहले फंड करती थी, वो भी आज की डेट में उन लैंड्स के ऊपर फंडिंग नहीं कर सकती हैं। तो आपको जो फंड एक्सेस कर सकते हैं वो आप एआईएफ के थ्रू जा सकते हैं, जो काफी कॉस्टली फंड है। अब आप समझिए कि अगर आप एक कॉस्टली फंड लेकर बाजार में उतर रहे हैं तो एक बहुत बड़ा आपको वहां पर हिट करता है प्राइस में, जो अल्टीमेटली जाकर कस्टमर के ऊपर लैंड हो जाता है। तो आप ये देखिए, आज जब हमारी इकोनॉमी इतनी बूस्ट कर चुकी है, इतना रेरा हम रिजीम में आ चुके हैं, तो क्यों ना हम ये डिमांड करें कि जो आरबीआई है वो आज कुछ ऐसे प्रोविजन बनाए कि जो भी प्रोजेक्ट खास करके अफोर्डेबल हाउसिंग या मिड इनकम हाउसिंग से रिलेटेड आ रहे हैं, उनके ऊपर लैंड फंडिंग के लिए भी बैंक्स को अलाउ करें, जिससे जो ये कैपिटल कॉस्ट है इसको कम किया जा सके। और जो लैंड्स आज पीएसयूज के पास हैं या गवर्नमेंट की ऐसी और भी बहुत सारी एजेंसीज हैं उनके पास है, उनको बाजार में लाया जाए, जिससे जो प्राइजेस वन साइडेड बढ़ चुके हैं वो न्यूट्रलाइज किए जा सकें। क्योंकि देखिए, आज हम सारी बातें करते तो अल्टीमेट सॉल्यूशन लाना पड़ेगा। देखिए, डेवलपर केवल उसके पास जब रॉ मटेरियल होगा तो उससे बना सकता है, लेकिन उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकता। उसको कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे लगता है जो गवर्नमेंट है उसको इंटरवीन करना पड़ेगा। आज जो प्राइस हैं लैंड के, जिस तरीके से लास्ट 5 साल में इंक्रीज हुए हैं, वो बहुत ज्यादा बड़े हैं, जिससे अफोर्डेबल हाउसिंग बनाना तो ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए अनअफोर्डेबल हो चुका है। ऐसे में ज्यादा जरूरी है कि अफोर्डेबल हाउसिंग को अगर वापस फिर से रिजीम में लाना है, फिर से उसी तरीके से लाना है जो आज की डेट में हमारे देश में लगभग 50 से 60% की डिमांड अफोर्डेबल और मिड इनकम से रिलेटेड है, तो उसके लिए काम करने जरूरी है। दूसरा, जो डेवलपर्स हैं उनको एनकरेज करना पड़ेगा, चाहे आप उन्हें इंसेंटिवाइज करें, किस तरीके से इंसेंटिवाइज कर सकते हैं वो आपको देखना है। और एक और चीज, जो फर्स्ट टाइम होम बायर हैं उनको कम से कम स्टैंप ड्यूटी से एक रिलैक्स मिलना चाहिए अगर वो घर खरीद रहा है। क्योंकि आपको मैं बताऊं, इस सारी की सारी पॉलिसी में अल्टीमेट जो गवर्नमेंट है उसका बहुत बड़ा रेवेन्यू आने वाला है। गवर्नमेंट कहीं भी लूज नहीं करती, चाहे जीएसटी टर्म्स में हो, चाहे वो लैंड के ऊपर बाइंग होने वाली उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी हो, या उसके बाद मिलने वाला हाउस टैक्स हो, या और बहुत सारी चीजें हैं, जॉब क्रिएशन है उसका एक बहुत बड़ा पोर्शन। तो मुझे लगता है ये एक पूरी की पूरी एक ऐसी इंडस्ट्री है जो इस देश में जिसको ग्रो करना मस्ट है, और उसके लिए कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है उसको फॉरवर्ड आना पड़ेगा। और एक बार, मैं बहुत बार आपके प्रोग्राम पर पहले भी कह चुका हूं कि अफोर्डेबल हाउसिंग को ग्रो कराने के लिए जो आज इंफ्रास्ट्रक्चर हम जिस तरीके से डेवलप कर रहे हैं, तो हमारे को ऐसे सैटेलाइट टाउन बनाने की जरूरत है जो कहीं ना कहीं, क्योंकि जो सबसे ज्यादा लैंड के प्राइसेस बढ़े हैं सिटी में ज्यादा बढ़े हैं, जो सराउंड में जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंच भी चुका है वहां लैंड के प्राइसेस अभी भी थोड़ा कम है। अगर ऐसी कोई पॉलिसी बने जो स्टेट्स को एडवाइजरी जाए कि आपको अपने जितने भी सिटीज हैं उनके 50 किलोमीटर के दायरे में अफोर्डेबल हाउसिंग जोन क्रिएट करने हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्राइसेस भी कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज होंगे जिस तरीके से जंप कर रहे हैं, और एक कॉमन मैन जो है उसको मकान भी मिल सकेगा। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे प्रदीप जी ने रखी, जिसमें लैंड पर फंडिंग, उसके अलावा फर्स्ट टाइम होम बायर को कुछ छूट देने की बात, और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट ऐसे हो जिससे कि लैंड कॉस्ट कुल मिला के नीचे आए, क्योंकि बड़ा इंग्रेडिएंट है वो।
और ख़ास तौर पे अफोर्डेबल हाउसिंग में बहुत मैटर करता है। गुलाम साहब, आपके पास आऊँ उससे पहले एक बार शेखर भाई आपकी भी राय लेना चाहूँगा, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग या मिड इनकम हाउसिंग आपका खुद का भी बड़ा फोकस है, ओवरऑल उसकी डिमांड के लेवल्स भी बहुत हाई हैं। प्रदीप जी ने कुछ चीज़ें रखी हैं, कुछ आप इसमें ऐड करना चाहेंगे? मेन क्या है, अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर इंडियन इकोनॉमी के लिए और इंडिया के लोगों के लिए सबसे आई थिंक इम्पोर्टेंट सेक्टर है। और गवर्नमेंट को अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर पे गवर्नमेंट पहले फोकस अच्छा था। 2022 के बाद गवर्नमेंट का फोकस कम हो गया है अफोर्डेबल हाउसिंग में। आज के दिन में वैसे देखा जाए तो कोई बेनिफिट है नहीं, और इसीलिए हम लोगों ने चार पांच चीजें बोली है। अगर अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर को रिवाइव करना है तो पहले तो उसकी डेफिनेशन में चेंज करना है, उसकी डेफिनेशन रियलिस्टिक डेफिनेशन करनी है। अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर वो 45 लाख रुपीस का कैप लगाया है वो निकालना चाहिए। तो जो मेट्रो सिटी में 70 मीटर का घर और नॉन मेट्रो सिटी में 90 मीटर का घर अफोर्डेबल हाउसिंग का ये डेफिनेशन होता है। तो यहाँ पर जो आज के दिन में 5% जीएसटी लगता है उसकी जगह पे कस्टमर को 1% जीएसटी पे करना पड़ेगा। आपको पता ही है कि रियल एस्टेट में इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलती है। तो ये सेगमेंट सबसे ज्यादा सफर कर रहा है, क्योंकि ये सेगमेंट में जो इनपुट टैक्स है जीएसटी का वो तकरीबन हो रहा है 10 से 12% का, और ये 5% ऊपर से लग रहा है। तो टोटल जो कस्टमर पे कर रहा है अफोर्डेबल हाउसिंग पे वो 13 to 15% जीएसटी पे कर रहा है। इसलिए पहला हम ये चाहते हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग की जो डेफिनेशन है उसमें 90 मीटर और 70 मीटर घर को अफोर्डेबल हाउसिंग बोला जाए। दूसरा जो है कि कस्टमर का जो हाउसिंग लोन है उसका जो इंटरेस्ट पे करता है वो बहुत सालों से एक जगह पे लिमिट 1 लाख से 2 लाख से बीच में अटकी हुई है, और इंटरेस्ट हाउसिंग के प्राइस भी बढ़ गए, इंटरेस्ट पेमेंट भी ज्यादा बढ़ गया। तो हमारे हिसाब से वो 24B के अंदर हाउसिंग लोन है उसका जो इंटरेस्ट है वो लिमिट बढ़ानी चाहिए या तो लिमिट निकाल देनी चाहिए, क्योंकि ये तो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस है। तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट अफोर्डेबल हाउसिंग आप खरीदते हो तो अफोर्डेबल हाउसिंग में आपको अंडर 24B और न्यू रिजीम दोनों में जो आप इंटरेस्ट पे करते हो हाउसिंग लोन पे वो डिडक्टेबल होना चाहिए। तीसरा चीज ऐसा है कि अफोर्डेबल हाउसिंग कोई खरीदता है और खास करके लोअर मिडिल क्लास उसके पेपर्स में थोड़ा प्लस माइनस होता है, तो उसको हाउसिंग लोन बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से नहीं मिलती है, तो उसको हाउसिंग लोन के लिए जाना पड़ता है प्राइवेट फाइनेंसर के पास, और उसको 16 to 22% के बीच में हाउसिंग लोन मिलती है, विच इज वेरी हाई कॉस्ट। तो एक हम प्रपोज ऐसा कर रहे थे कि अफोर्डेबल हाउसिंग को खरीदता है और हाउसिंग लोन लेता है तो हाउसिंग लोन की गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है। जैसे एमएसएमई सेक्टर में सेंट्रल गवर्नमेंट लोन गारंटी देती है, वैसे ही हाउसिंग लोन पे गवर्नमेंट को गारंटी देनी चाहिए। और चौथा, जो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में सप्लाई कम हो गया है, क्योंकि जैसे बोला कि लैंड एक स्केर्सिटी हो गई है और लैंड की कॉस्ट भी बढ़ रही है। लैंड का सप्लाई तो बढ़ाना ही चाहिए। साथ में अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में डेवलपर ऑर्गेनाइज डेवलपर इंटरेस्ट ले और यहाँ पर सप्लाई बढ़े। उसके लिए डेवलपर को जो पहले ATIB के अंडर में जो इंसेंटिव मिलता था अफोर्डेबल हाउसिंग उसको फिर से चालू करना चाहिए। तो ये 4-5 चीजें अगर अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर में करते हैं तो अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर रिवाइव हो सकता है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है रेंटल हाउसिंग। तो वर्ल्ड ओवर अब हम देखते हैं कि रेंटल हाउसिंग बड़े सिटीज में 30 to 40% हाउसिंग रेंटल हाउसिंग होता है, जो इंडिया में 10% से भी यानी ऑर्गेनाइज रेंटल हाउसिंग तो है ही नहीं, पर जो भी रेंटल हाउसिंग है वो 10% के आसपास में है। तो रेंटल हाउसिंग के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को दोनों को साथ में मिलकर पहले सेंट्रल गवर्नमेंट पहल करे और एक रेंटल हाउसिंग की कोई स्कीम बनाए और उसमें रेंटल हाउसिंग में बेनिफिट देने चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट को उसमें लैंड कैसे ला सकते हैं अफोर्डेबल रेट्स पे वो देखना चाहिए। तो रेंटल हाउसिंग इंडिया के लिए काफी जरूरी है, क्योंकि रेंटल हाउसिंग जब आदमी शहर में आता है उसको नहीं मिलता है तब जाके उसको स्लम्स में जाना पड़ता है। और बिकॉज
रेंटल हाउसिंग इज नॉट देयर इन इंडिया, हमारे जी। वहाँ स्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। तो ये 5-6 चीजें हैं, ये बजट में कितना होगा क्या होगा पता नहीं है, पर ये 5-6 चीजें पे हम लोग फोकस कर रहे हैं कि ये बजट में और इंडस्ट्री के लिए, लोगों के लिए ये चीज होनी चाहिए, क्योंकि मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ा जो एसेट है वो घर ही है। जी तो जी मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की एसेट को और उसकी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग को प्रमोट किया जाना चाहिए।